लोग ना बहुत कंफ्यूज है कि किसके एग्जाम की तैयारी करें, इसको भर देते हैं, नहीं इसको भर देते हैं, इसको भर देते हैं। क्या करे एक्चुअल में बच्चा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम कवर कर पाए या ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन मिल पाए? कि बच्चा एग्जाम पढ़ने बैठता है, उसको लग रहा है एमटीएस आ गया, 2 महीने पढ़ लूंगा, 2 महीने बाद सीजीएल आएगा, सीजीएल पढ़ लूंगा, 2 महीने बाद सीएचएसएल आएगा, सीएचएसएल पढ़ लूंगा, साल भर वही करता है। और ऐसा बच्चा बहुत कम सिलेक्शन ले पाता है। यूट्यूब से पढ़ के पास हुआ जा सकता है? क्या कोई एग्जाम निकाला जा सकता है? जिसके अंदर डिसिप्लिन है, जिसको लगता है कि मैं खुद पे अपना होल्ड रखता हूँ, मेरा कंट्रोल खुद पे है, मतलब मैं अपने आप को अपने कंट्रोल से चलाता हूँ, मैं क्लास करूंगा तो करूंगा, चाहे फिर कुछ भी हो रहा हो। जो ऐसा विद्यार्थी है वो 100% यूट्यूब से कंटेंट से पढ़ सकता है। बहुत कंटेंट अवेलेबल है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, नाम से मत पढ़ना, काम से पढ़ना। अगर मेरे को सीजीएल की तैयारी करनी है, आज से स्टार्ट करनी है, तो मैं शुरुआत कहाँ से करूँ? मैं किसी का मतलब यूट्यूब से देख के पढ़ूँ या किसी का कोर्स लूँ, या फिर कैसे शुरुआत करूँ? बुक्स से पढ़ूँ या सेल्फ स्टडी करूँ? क्या पहले मेरे हिसाब से आप सेल्फ स्टडी करो, और सेल्फ स्टडी में भी आज के टाइम पे यूट्यूब बेस्ट ऑप्शन है। आप यूट्यूब पर चीज़ों को विजिट करो। मुझे ऐसा लगता है आप नाम को मत देखो, काम को देखो। टीचर्स के भी कौन कितना बड़ा नाम है, ये जरूरी नहीं कि वो उतना ही बड़ा काम करके दे दे आज के टाइम पर आपके लिए। जब आपके पास डाउट्स इकट्ठे हैं, उन डाउट्स को दूर करने के लिए आप पेड बैच की तरफ जाओ। तो आप सभी का मैं स्टूडेंट की चौपाल में स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ साहिल तिवारी सर हैं। आई होप सब लोग इनको जानते होंगे, और आजकल बहुत ज़्यादा इनकी प्लेलिस्ट और वीडियो वायरल हो रही है, तो उनकी वजह से कुछ स्टूडेंट के क्वेश्चन है साहिल सर। जी सर। वो मैं आपसे पूछूंगा एज ए स्टूडेंट बन के। बिल्कुल। तो बच्चे कभी कभी कमेंट्स करते हैं, मैंने ये जो क्वेश्चन लेके आया हूँ वो आपकी कमेंट्स, क्लास की कमेंट्स से लेके आया हूँ, और जो टेलीग्राम पे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है अभी जून आने वाला है और एसएससी में नोटिफिकेशन की भरमार आने वाली है। बिल्कुल। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सर, शुरू से चलते हैं, बेस से, देन हम आगे बात करेंगे। पहला क्वेश्चन ये है सर, अभी रिजल्ट आए 10th 12th के आपके, तो वो बच्चे जो अभी बोर्ड्स एग्ज़ाम पास करा है, अगर वो गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन के लिए तैयारी करना चाहते हैं या गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए 10th 12th और ग्रेजुएशन वालों के लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है जिनके लिए वो जा सकते हैं 2025 में? बिल्कुल सर। पहले तो धन्यवाद सर। और क्योंकि जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा, मुझे लगता है कि हर फ्रेशर विद्यार्थी के मन में ये सवाल उठता है। मैं भी 10th पास था, तो मुझे शायद कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ का पता नहीं चल पाया। 12th पास के बिहाफ पर, ग्रेजुएशन के बिहाफ पर, क्योंकि कुछ चुनिंदा ऐसी वैकेंसी हैं जो हर किसी को पता है कि बैंक की जॉब कर लो, एसएससी की जॉब कर लो। कौन सी होती है एसएससी की जॉब? एसएससी कोई एक जॉब नहीं है। एसएससी के अंदर बहुत सारे से अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, अलग अलग पोस्ट हैं, अलग अलग वैकेंसीज हैं एलिजिबिलिटी के आधार पर। सबसे पहले हम 10th से बात करते हैं, क्योंकि 10th वाला बच्चा मेरे हिसाब से एक ऐसे फेज में होता है जिसको गाइडेंस की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि उसके पास वो अभी तक की जो दुनिया थी वो अलग थी बहुत ज़्यादा। 10th के बिहाफ पर मुझे ऐसा लगता है सर, अगर आपको फोर्सेस को ज्वाइन करना है तो सबसे बेस्ट वैकेंसी एसएससी जीडी है, जहाँ से आप अपना बीएसएफ में जाने का सपना, क्योंकि बच्चों को बहुत मन होता है यूनिफॉर्म वाली जॉब्स का। सीआरपीएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, असम राइफल्स हो गया, आईटीबीपी हो गया, ये सारी अलग अलग अगर बात करूँ फोर्सेस के अंदर जा सकते हो। अगर आपको लगता है कि मुझे एक ऑफिस वर्क की जॉब करनी है, तो आप एमटीएस बेस्ट वैकेंसी होती है आपके लिए, आप एमटीएस वाली पोस्ट के लिए जा सकते हो। एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ, वहाँ आप एसएससी के ही अंदर अलग अलग बात करें, जो कुछ लोग सीजीएल के अंडर में काम करते हैं, तो वो सारी पोस्ट आपको मिलती है। कहने को या बाहर से देखने में वो पोस्ट बहुत छोटी सी लगती है कि मतलब बहुत छोटे लेवल पे शायद काम करने को मिल रहा है, लेकिन जिस डिपार्टमेंट के अंदर आप होते हो और जिन लोगों के साथ आप काम करते हो, वो एक बहुत अच्छा खासा लेवल है उन चीज़ों का, तो वहाँ से आपको मिलता है। वहाँ पढ़ाई भी करके आगे को अपना अलग एग्जाम्स भी दे सकते हैं। उसके अलावा 10th में ही एक और वैकेंसी आती है जिसको हम कहते हैं सिलेक्शन पोस्ट। सिलेक्शन पोस्ट में 10th के बिहाफ पर बहुत अच्छी पोस्ट निकलती हैं, क्योंकि सिलेक्शन पोस्ट एक्चुअल में अपने आप में कोई पोस्ट नहीं है। एसएससी की जो रिमेनिंग वैकेंसीज रह जाती हैं उन सबको भरने के लिए एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के नाम पर पद निकालता है। और 10वीं पास वालों में सबसे कम लोगों को सिलेक्शन पोस्ट के बारे में पता होता है। कॉम्पिटिशन सबसे कम है, लेकिन बच्चों अवेयर नहीं है उतने, शायद उसकी उतनी हाइप नहीं है मार्केट में, उतने लोगों को पता नहीं है, इसलिए लोग उसको फॉर्म भी नहीं भरते। और जो लोग सीरियस कैंडिडेट भरते हैं वो इजीली सिलेक्शन ले लेते हैं। 12th के बिहाफ पर अगर हम बात करते हैं, तो 12वीं के आधार पर मेरा एक ही मानना रहता है कि सीएचएसएल इज द वन ऑफ द बेस्ट जॉब। मतलब अगर आपको एसएससी में जाना है तो 12वीं पास, मैं तो कहूँगा ग्रेजुएशन तक के अगर आप लेवल में भी चेक करोगे तो सीएचएसएल टॉप 2 में आती है। बहुत अच्छी जॉब होती है, और सीएचएसएल के अंदर आप 3 से 5 साल में जॉब करके प्रमोशंस ले लेते हो, अच्छी खासी पोस्ट पर पहुंच जाते हो, वो आपको देखने को मिलता है। डेस्क जॉब एंड ऑल आपको वहां से मिलती है। सीएचएसएल के अलावा अगर आपका मन है पुलिस वगैरह में जाने का, तो दिल्ली पुलिस के अंदर वैकेंसीज जो अभी कैलेंडर के हिसाब से भी हमें पता है कि आने वाली है। यूपी पुलिस के अंदर भर्तियां आती हैं, और यहाँ भी सिलेक्शन पोस्ट की भर्ती आती है जो 12वीं पास के आधार पर होती है। और 12th पास बच्चे के पास एक और बेनिफिट होता है कि वो 10th पास वाली वैकेंसी पर भी एप्लीकेबल होता है, तो वहाँ भी अप्लाई कर सकता है।
उसके अलावा ग्रेजुएट वाले बच्चों से अगर मैं बात करता हूँ, ग्रेजुएशन वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए सीजीएल वन ऑफ द बेस्ट जॉब है। और मुझे लगता है हर एक विद्यार्थी का ड्रीम भी होता है कि सीजीएल का एग्जाम वो क्वालिफाई कर पाए और सीजीएल जैसी पोस्ट को वो ले पाए। सीजीएल के अलावा सीएचएसएल जो मैंने आपको बताया था 12th पास होती है, बट वो ग्रेजुएशन वालों के लिए भी मैं सेकंड नंबर पे रखना चाहूँगा। सीपीयू, लेकिन सीपीयू में थोड़ा सा हाइट का बात करें तो फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो अगर आप फिजिकली फिट हैं, आपको लगता है आप फिजिकली एलिजिबल हैं, तो आप सीपीयू की तरफ जा सकते हैं। बाकी सिलेक्शन पोस्ट भी आता है जो आपका 12th पास के बिहाफ पर, सॉरी ग्रेजुएशन के बिहाफ पर भी पोस्ट निकालता है और वहाँ से आप उसके लिए जा सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी पोस्ट हैं सर जो मैं कहता हूँ कि मतलब हर एक विद्यार्थी को पता भी होनी चाहिए, और आप अपनी क्वालिफिकेशन और अपने ड्रीम के अकॉर्डिंग लाइन को पिक कर सकते हो कि मुझे यहाँ से स्टार्ट करके वहाँ तक जाना है। कई बार डिपार्टमेंटल एग्जाम से आप बड़े बन जाते हो। सम टाइम आपको एक ऐसी पोस्ट चाहिए होती है कि मैं 10th पास हूँ, बट मुझे एक ऐसी नौकरी चाहिए कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अभी ठीक नहीं है, मेरे घर वालों को भी ज़रूरत है, तो मैं एक नौकरी ले लेता हूँ। उसके साथ में मुझे ऐसी नौकरी मिल जाए कि मुझे पढ़ाई करने का टाइम मिल जाए। क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो MTS निकालते हैं पहले, फिर साथ में पढ़ाई करते करते शायद CHSL या बड़े बड़े एग्जाम्स को क्वालिफाई करते हैं। तो वो सब होता है सर, यही वैकेंसीज हैं जो बच्चों के लिए। आपने जैसे CGL की बात करी जी सर। इसमें और थोड़ा डीप जाते हैं। जैसे मान के चलो मैं एक फ्रेशर बच्चा हूँ अभी जी। जैसे मैंने ग्रेजुएशन पास करी है या मैं जी सर। ग्रेजुएशन में लास्ट ईयर में हूँ, ठीक है। तो अगर मेरे को CGL में, अगर जैसे मैंने सुना है ज़्यादातर लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाते, अगर मेरे को CGL की तैयारी करनी है, आज से स्टार्ट करनी है, तो मैं शुरुआत कहाँ से करूँ? मैं किसी का मतलब यूट्यूब से देख के पढ़ूँ या किसी का कोर्स लूँ, या फिर कैसे शुरुआत करूँ? बुक्स से पढ़ूँ या सेल्फ स्टडी करूँ, क्या करूँ? सर एक अच्छा क्वेश्चन ये भी मैं मानता हूँ, क्योंकि शायद ही बहुत कम ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके फैमिली में उनको कोई गाइड करने वाला है कि तुमको बैच कब लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए। और यूट्यूब से लेके हर जगह हर कोई सिर्फ बैच बताने ही आ रहा है, कोई ये नहीं बता रहा कि तुमको ये लेना भी है या नहीं लेना, तुम्हारे लिए है भी या नहीं है। अभी सबसे पहला आपका क्वेश्चन था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में बच्चे नहीं निकाल पाते। मैं इसको सर एक और तरीके से देखता हूँ, अगर आप नोटिफिकेशन आने के बाद पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो तो मैं उसको फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं मानता। आप सोच के देखिए, अगर मुझे CGL निकालना है तो या तो मुझे 2024 का एग्जाम से पता होना चाहिए था, मैं तब से मेहनत करता होता तो मैं 25 में निकालता। अब 2025 के कैलेंडर आने पर अगर मैंने सोचा कि मुझे CGL निकालना है और मैं कह दूं ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो मतलब अटेम्प्ट आप अपनी एफिशिएंसी या अपनी कह सकते हो कि आपने कितनी मेहनत करी उसके हिसाब से डिसाइड करोगे ना। आप 1 या 1.5 महीने में नहीं निकाल सकते CGL, ये मैं मान सकता हूँ, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला जा सकता है, बट आपको वो पूरे 12 महीने चाहिए। अगर किसी बच्चे को 26 का निकालना है तो वो आज से लग जाए, 26 वाला निकाल लेगा, पहले अटेम्प्ट में भी निकाल सकता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बट बच्चे क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट थोड़े से ना सर डाइसी हो चुके हैं। MTS की भर्ती आई तो एक हाइप बन जाती है पूरी हर जगहों पर कि MTS, बच्चा भी लग जाता है MTS की पढ़ाई करता हूँ। 2 महीने पढ़ाई करी, उसके बाद उसको देखा CGL की वैकेंसी आ गई या मान लीजिए कोई और भर्ती आ गई, तो वो उसकी तरफ डाइवर्ट हो जाता है, फिर तीसरी भर्ती की तरफ, मतलब टारगेट सेट नहीं हो पा रहा। और इसके लिए मैंने हमेशा बोला कि टारगेट तो आपको पिक करना पड़ेगा पढ़ाई के लिए। सेकंड जो आपका क्वेश्चन था वो ये था कि क्या यूट्यूब से पढ़ाई हो सकती है या पेड बैच लेना चाहिए, कब किसको क्या करना चाहिए। इसको भी मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले पेड बैच कभी मत लो कि सीधे उठे और पेड बैच खरीद लिया। पेड बैच सॉल्यूशन नहीं है। पेड बैच आपको कंटेंट प्रोवाइड करता है, पेड बैच आपको ये बताता है क्या पढ़ना है। तो पहले आप खुद को उस जोन में ले जाओ कि मैं इतनी पढ़ाई करने के लिए एक तरह से मैं तैयार हूं कि नहीं हूं। पता चला मैं 4 घंटे की क्लास अगर यूट्यूब पेड बैच में ले रहा हूं, उसके बाद मैं 5वें घंटे उसको खुल के भी नहीं देख रहा हूं, तो वो पेड बैच कुछ जादू नहीं करने वाला है। जब आप पहले मेरे हिसाब से आप सेल्फ स्टडी करो, और सेल्फ स्टडी में भी आज के टाइम पे यूट्यूब बेस्ट ऑप्शन है। आप यूट्यूब पर चीज़ों को विजिट करो। मुझे ऐसा लगता है आप नाम को मत देखो, काम को देखो। टीचर्स के भी कौन कितना बड़ा नाम है, ये जरूरी नहीं कि वो उतना ही बड़ा काम करके दे दे आज के टाइम पर आपके लिए। क्योंकि दोस्त एक चीज़ को हमेशा समझना, आज से जो 10 साल पहले के सर सुपरस्टार थे, आज शायद उनसे बड़े स्टार आ गए। सुपरस्टार ना बन पाए, लेकिन आज के करंट के सिनेरियो में देखोगे तो उन लोगों को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे होंगे पुराने वालों से। तो होता क्या है कि आपको ये भी देखना पड़ेगा आज का ट्रेंड क्या है, एग्जाम का ट्रेंड क्या है। आज से 10 साल पहले जो एग्जाम का ट्रेंड था, अगर उसको कोई बहुत बेहतर पढ़ा पा रहा था, आज 10 साल बाद भी क्या वो उसको वैसे ही पढ़ा रहा है जो आज का ट्रेंड है, या उस तरह से पढ़ा रहा है 10 साल पहले का ट्रेंड था। ये भी आपको समझना पड़ेगा कि करंट जो आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, आपको वो कंटेंट कौन दे रहा है। ऐसा ना हो कि वो कंटेंट मिल रहा हो जो 10 साल पहले चल रहा था। सेकेंड चीज, आप उसको यूट्यूब पे 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन दो आराम से। आप ये क्लासीफाई करो कि आपके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म बेहतर है। और ऐसा भी जरूरी नहीं कि एक प्लेटफॉर्म के ही सारे टीचर आपको बेहतर लग जाएं।
आप सब्जेक्ट वाइज भी छांट सकते हो कि इस विषय को इन टीचर से इस फला प्लेटफॉर्म के पढ़ लूंगा, इस विषय को उस टीचर से पढ़ लूंगा, अलग अलग प्लेटफॉर्म के। एक से मिल जाए ज़्यादा अच्छी, क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन अच्छा हो जाता है, बट अगर अलग अलग भी मिल रहे हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग पिक कर सकते हो। उसके बाद आप अपने सिलेबस को फाइंड आउट करो और उस सिलेबस को जितना हो सकता है पहले उतना पढ़ना स्टार्ट करो यूट्यूब से, जितना सीख सकते हो। जब आपको लगे कि अब यूट्यूब से मैं इससे ज़्यादा इनमें नहीं सीख सकता, मैंने मॉक टेस्ट लगा कर देखा, अब भी मेरे नंबर कम आ रहे हैं, जो गलतियां हो रही हैं वो इन वीडियोस में उनके सॉल्यूशन नहीं है, अब मुझे एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए जिस टीचर से मैं डिस्कशन कर पाऊं कि मेरी ये प्रॉब्लम है, मुझे इसका सॉल्यूशन बताओ। उस डिस्कशन के लिए जब आपके पास डाउट्स इकट्ठे हैं, उन डाउट्स को दूर करने के लिए आप पेड बैच की तरफ जाओ। अगर आपके पास कोई डाउट ही नहीं है तो आप पेड बैच में जाकर क्या करोगे? आपको जब लाइव में कोई टीचर मिलेगा तो आपको वहां पर उस चैप्टर के प्रॉपर डाउट्स पूछने हैं, और वो आपको तब पता होंगे जब आपने उन पर पहले से थोड़ा काम कर रखा होगा। ये चीज़ मेरे को लगता है सर, एकदम से पेड बैच ना लेकर पहले यूट्यूब से जाओ, फिर अगर आपको लगता है कि मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बन रहे हैं, कुछ डाउट्स ऐसे हैं जो इन वीडियोस में सॉल्यूशन भी नहीं है इनके, तब आप पेड बैच की तरफ जाइए। ठीक है सर, बहुत बढ़िया आंसर है आपका। तो इसी से एक क्वेश्चन और बनता है जी कि आप जैसे सब लोग पेड कोर्सेज की बात करते हो, हाँ। और आपने सीधा बोला है कि पहले पेड कोर्सेज नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल। क्या यूट्यूब पे ऐसा कंटेंट है? क्योंकि यूट्यूब पे ना बहुत जगह कुछ भी पढ़ा रहे हैं लोग, एग्री। मतलब क्या ऐसा कंटेंट है? जैसे अभी आपकी एक शॉर्ट्स देख रहा था मैं, आप पे जब रिसर्च कर रहा था तो मेरे को पता चला आपने एक चीज़ बोली है कि अगर पूरी इंडस्ट्री में कोई भी इससे बेहतर रीजनिंग पढ़ा सके, मतलब और फ्री रीजनिंग की बात कर रहे थे हम, हाँ। रीजनिंग की प्लेलिस्ट की बात कर रहे थे, तो सर इतना कॉन्फिडेंस, मतलब एक आपको लगता है कि कोई उससे बेहतर प्लेलिस्ट नहीं है पूरे यूट्यूब पे? मैं सर आपको बताता हूँ कि मैं ऑनलाइन के फील्ड की बात कर रहा हूँ। मैं 2020 से अड्डा 24/7 के साथ था। 2020 से लेकर 24 के एंड तक 4 साल के अंदर मैंने बहुत पढ़ाया है। मतलब मेरे पास क्वेश्चंस की सीमा नहीं है, इतने क्वेश्चन हो, इतने एग्जाम मैंने कवर कर रहे हैं। तो आज के टाइम पे जनरली क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, जब हम कोई क्लास लेते हैं तो एट द एंड मेरे पास कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल होता है। मतलब मैं शायद 3, 4, 5 महीने बिना कुछ सोचे भी क्लास ले सकता हूँ, इतना कंटेंट है। बट जब ये प्लेलिस्ट की बात आई थी तो मेरा एक ड्रीम सा था, आज से नहीं 4-5 साल पहले, कि मैं एक कुछ ऐसा पढ़ाऊँ जिसपे ना बच्चे को मैं सब्जेक्ट पढ़ाऊँ, एग्जाम नहीं, विषय पढ़ाऊँ, एग्जाम ना पढ़ाऊँ। इसलिए उस प्लेलिस्ट पे आपने देखा होगा किसी भी एग्जाम का नाम नहीं है, सिर्फ टॉपिक्स हैं, और वो टॉपिक हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और मैंने उसमें ये बोला था कि अगर किसी भी टीचर ने पूरी इंडस्ट्री के अंदर पेड कोर्स में या यूट्यूब में भी उससे बेहतर कंटेंट दे रखा होगा तो मैं उस प्लेलिस्ट को डिलीट कर दूंगा, मैं दोबारा कभी उस पर पढ़ाने नहीं आऊँगा। ये मैंने बोला था और मैं आज भी इस चीज़ को बोलता हूँ। उसके पीछे की रीज़न ये था सर, मैंने इतना कंटेंट होने के बाद भी उस क्लास को बनाने में बहुत मेहनत की है। वहाँ एक क्लास पढ़ाने के लिए मैं 5-5, 6-6 घंटे कंटेंट छांटा करता था, बनाया करता था, जबकि मुझे पता है कि वो काम मैं आज के टाइम पे 15-20 मिनट में ऐसे ही कर सकता हूँ। फिर भी मैंने किया, तो वो कॉन्फिडेंस मुझे वहाँ से मिला। दूसरी चीज़, मैंने बहुत सारे से चीज़ों को देखा, बहुत सारा कंटेंट को देखा। मैं किसी को भी खराब या अच्छा नहीं कह रहा हूँ, बट मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं ये कहता हूँ कि मेरे इस बैच को ज्वाइन कर लो, आपको अच्छा कंटेंट मिल जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो मुझे लगा कि फिर मैं वो यूट्यूब पे क्यों नहीं कह सकता कि तुम मेरी इस प्लेलिस्ट को ज्वाइन कर लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको सब्जेक्ट आ जाएगा। मतलब हम ये कह रहे हैं, अगर जो भी स्टूडेंट इसको देख रहे हैं, अगर वो उस प्लेलिस्ट को देखते हैं तो हमारे CGL में 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन सही में हो जाएंगे। मैं सर CGL नहीं, CGL, CHSL, CPO, MTS, कोई भी GD, SSC स्टेनोग्राफर, रेलवे का ग्रुप D हो, NTPC हो, ALP हो, टेक्नीशियन हो, SSC JEE का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, रीजनिंग का एक सिंगल टॉपिक वहां से बाहर नहीं जाएगा। मतलब हम ये कह रहे हैं SSC छोड़ो, हाँ। कोई भी एग्जाम जिसमें रीजनिंग आती है। हाँ, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, बैंकिंग को अलग कर देते हैं, बैंकिंग का थोड़ा सा लेवल ऊपर हो जाता है। ठीक है, ओके। तो सर ये मिलेगी कहाँ पे, ये प्लेलिस्ट कहाँ से पढ़ेगा? ये सर CGL अड्डा 24/7 पे अवेलेबल है। हम नीचे लगा देंगे जब ये वीडियो आएगी तो ओके, ठीक है। तो सर बताइए। हाँ, वैसे भी आप नीचे लगाने में माहिर हैं लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं सर एक चीज़ और आपने मुझसे बोली थी कि क्या यूट्यूब से पढ़ के सिलेक्शन हो सकता है, ये आपका क्वेश्चन था। हाँ, मतलब मैं जैसे प्लेलिस्ट अभी उससे पहले आ जाते हैं थोड़ा सा, उसके जी, बाद जी। कि अगर हमें SSC CGL की वो प्लेलिस्ट ढूंढनी है देन वो कहाँ मिलेगी, उसकी प्रोसेस क्या है? आप SSC CGL अड्डा 24/7 पर जाकर उसको सर्च कर सकते हैं। हाँ। वरना आप उसको रीजनिंग प्लेलिस्ट वाइज साहिल तिवारी भी डालेंगे, आई थिंक आ जानी चाहिए यूट्यूब पे। ठीक है, आ जाएगी तो शायद। मैं नीचे लिंक लगा देंगे देन उसके बाद। हाँ, अगला क्वेश्चन सर, यूट्यूब से पढ़ के पास हुआ जा सकता है क्या? कोई एग्जाम निकाला जा सकता है? अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, यूट्यूब और पेड क्लासेस में बच्चे भी मुझसे पूछते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैंने आज तक किसी से नहीं कहा कि पेड क्लास मत लो, मैंने भी बहुत बार बोला, इवन आज के बाद भी बोलूंगा कि भाई पेड बैच ले लो। पेड बैच क्यों बोला जाता है, रीज़न बताता हूँ आपको। 2 चीज़ें हैं सर। पहली चीज़ है, जब आप किसी चीज़ के लिए पे कर देते हो तो आपकी सीरियसनेस बढ़ जाती है। राइट।
है ना। आप उस काम को करने के लिए थोड़ा सा सीरियस हो जाते हो, आपको लगता है अब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, मैंने यहाँ पैसे दे दिया, मुझे यहाँ पढ़ना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। और मैं अपने टाइम की बात करूँ तो आज तो बच्चा घर पे फ़ोन खोल के पढ़ लेता है, ऑनलाइन भी, पेड में भी। हम लोग अपने टाइम पे कहीं और की कोचिंग ज्वाइन करते थे, बसों से जाते थे, तो सीरियसनेस बढ़ जाती थी। वही चीज़ शायद अगर वो हमसे कहते कि कल फ्री क्लास है, आ जाना, तो शायद मैं नहीं जाता, लेकिन मैं बस में धक्के खाते हुए भी जाता था, क्योंकि मैंने वहाँ की फीस पे की थी। मुझे लगता था अब यहाँ से पढ़ना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो पेड का एक तो ये हो जाता है, सीरियसनेस बढ़ जाती है। अगर कोई बच्चा यूट्यूब को भी डेडिकेटेडली पढ़ सकता है, जिसके अंदर डिसिप्लिन है, जिसको लगता है कि मैं खुद पे अपना होल्ड रखता हूँ, मेरा कंट्रोल खुद पे है, मतलब मैं अपने आप को अपने कंट्रोल से चलाता हूँ, मैं क्लास करूँगा तो करूँगा, चाहे फिर कुछ भी हो रहा हो। जो ऐसा विद्यार्थी है वो 100% यूट्यूब से कंटेंट से पढ़ सकता है। बहुत कंटेंट अवेलेबल है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, नाम से मत पढ़ना, काम से पढ़ना। नाम देखकर मत पढ़ना कि ये बड़ा नाम है, यही सिखा पाएगा, इनने नहीं सिखाया तो कोई नहीं सिखा सकता। मैं सर लिटरली, मैं अपनी बात नहीं करता, बहुत टीचर्स मैंने ऐसे देखे हैं जिनके शायद 100 या 150 व्यूज़ आते होंगे मुश्किल से, लेकिन लिटरली उनकी ट्रिक्स, उनकी कॉन्सेप्ट्स बहुत स्ट्रांग है और वो लोग बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं। होप सो वो आने वाले टाइम में बहुत अच्छा नाम बनेंगे। तो मैं यही कहता हूँ कि आप काम पे फोकस करो कि कौन किस टॉपिक को कितना बेहतर पढ़ा रहा है, आप उससे वो टॉपिक सीखो। आपका काम वही है, आपका काम नाम पे नहीं है, नाम पे फोकस करना है। सर जैसे मैंने देखा है, जैसे मैं कमेंट देख रहा था, तो मेरे को एक बात पता चली जी, लोग ना रीजनिंग में स्कोर करते हैं, अच्छा खासा करते हैं, मैथ में भी स्कोर कर लेते हैं लोग जी, लोग कई हद तक इंग्लिश में भी बहुत सारे लोग कर लेते हैं जी score। सर। लेकिन जब जीएस की बात आती है हाँ। तो लोग 15-16 क्वेश्चन तक ही कर पाते हैं। बहुत बता दिया आपने। हाँ, मतलब ये भी बहुत ज्यादा मेरे को लग रहा है। 8, 9, 7। हाँ, इतने क्वेश्चन कर पाते हैं। मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, मार्क्स की बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो क्या रीजन क्या है कि इससे क्या, जैसे आपने रीजनिंग की प्लेलिस्ट बताई, क्या जीएस का भी कुछ ऐसा मटेरियल होगा, या फिर इसमें नंबर कम से कम 20 से 25 पे पहुंचा जाए नंबर पे? डेफिनेटली सर, मैंने ना 2 लोगों को देखा है जीएस के अंदर। एक मैं बात करूंगा कि नवदीप सर, कंटेंट पॉइंट से शायद मुझे लगता है कि इंडस्ट्री के अंदर कोई उनसे बेस्ट है, बेस्ट मतलब एकदम बेस्ट है। वो जितने डेप्थ में चीजों को समझाते हैं आज के टाइम पर सर, पता है जीएस की बात करूं या मैथ्स की बात करूं, किसी की भी प्रॉब्लम कहां पे आ गई, बच्चे कहते हैं कि नंबर नहीं आ पा रहे या टाइम लग रहा है। उसका रीजन ये है, हर कोई ना शॉर्ट ट्रिक्स के पीछे पड़ गया, तो लोग ना कॉन्सेप्ट को सुनना पसंद नहीं करते। मैं देखता हूँ नवदीप सर बहुत ज्यादा डिटेल में चीजों को समझाते हैं। बच्चे को क्या है, उसको बस ABCD चाहिए कि पहले का ये हो गया, दूसरे का C लगा दो, तीसरे का D लगा दो, आगे बढ़ते हैं। उसको सुनना ही नहीं है, वो सुनना पसंद नहीं कर रहा। जो बच्चा उनको खाली सुन भी लेगा, मुझे ऐसा लगता है नवदीप सर को रेगुलरली कोई तोड़ नहीं है। और उनकी प्लेलिस्ट भी मैंने देखी है, एक अवेलेबल है सर CJ लड्डा के चैनल पर, और वो भी लगा देना सर, है ना, लगा देना। वो लिटरली मतलब मैंने वो कंटेंट देखा है सर, वो कंटेंट और उसी की टक्कर के 2, मैंने बोला ना 2 लोग हैं जिनका कंटेंट मैंने देखा है जो आउट ऑफ द बॉक्स है। एक अपने आगे नवदीप सर है, एक नाम मैं और ले सकता हूँ, एक परमार सर है। ये दोनों लोगों का कंटेंट अल्टीमेट है, एक नवदीप सर और एक परमार सर। मैं कहता हूँ कि बेस्ट है, मतलब अगर कोई नवदीप सर को फॉलो कर रहा है तो परमार सर को फॉलो कर रहा है। एक सा पढ़ाते हैं दोनों, क्योंकि दोनों बहुत डेप्थ में जाते हैं। और आज के टाइम पे जीएस के अंदर डेप्थ में जाने वाले टीचर बहुत कम बचे हैं। हर कोई यूट्यूब की हवा में आ गया है कि बस 60 मिनट 100 क्वेश्चन करवाता हूँ, बच्चा आ जाएगा। 60 मिनट में मैं कह रहा हूँ 6 कराओ, लेकिन उन 6 क्वेश्चन से बच्चा 600 कर पाए, ऐसा पढ़ाओ। और वो नवदीप सर कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है सर। और एक लास्ट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इस समय मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में। जी सर। तो आपने एक गाना सुना हो, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। जैसे आपको पता है जून में हमारे 8 नोटिफिकेशन आ रहे हैं। जी सर। CGL, CHSL, CPO, सिलेक्शन पोस्ट, SSC, JEE और आपका GST भी जहां तक आ रहा है। हाँ। तो बहुत सारे एग्जाम है, स्टेनो भी आ रहा है। तो लोग ना बहुत कंफ्यूज है कि किसके एग्जाम की तैयारी करें, इसको भर देते हैं, नहीं इसको भर देते हैं, इसको भर देते हैं। क्या करे एक्चुअल में बच्चा, जिससे ज्यादा से ज्यादा एग्जाम कवर कर पाए या ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन मिल पाए? सर पता है ये 2 तरीके के स्टूडेंट की कैटेगरी होती है। एक वो जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि बच्चा एग्जाम पढ़ने बैठता है, उसको लग रहा है MTS आ गया, 2 महीने पढ़ लूंगा, 2 महीने बाद CGL आएगा, CGL पढ़ लूंगा, 2 महीने बाद CHSL आएगा, CHSL पढ़ लूंगा, साल भर वही करता है। और ऐसा बच्चा बहुत कम सिलेक्शन ले पाता है। तो राइट, एक वो बच्चा है जिसको फर्क ही नहीं पड़ रहा कब CGL आ रहा है, कब CHSL आ रहा है, कब CPO आ रहा है। वो एग्जाम पढ़ ही नहीं रहा, वो सब्जेक्ट पढ़ रहा है। उसका फोकस है विषय के ऊपर कि मैं सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ूंगा, मैं विषय को होल्ड करता हूं। मैंने को मैथ पढ़ना है, मैथ पढ़ूंगा, रीजनिंग पढ़नी है, रीजनिंग पढ़ूंगा, इंग्लिश पढ़ूंगा, GK GS पढ़ूंगा, या किसी में हिंदी आती है हिंदी। वो 4 से 5 सब्जेक्ट के अलावा कुछ नहीं पढ़ रहा। और जब आप साल भर सोच के देखिए, आप आज से आप स्टार्ट करते हो, मैं कहता हूँ 2026 के कैलेंडर जब अप्रैल में एग्जाम स्टार्ट होंगे, नोटिफिकेशन आने स्टार्ट होंगे, आप उस टाइम के लिए पढ़ना स्टार्ट कर देते हो। और अगर आप विषय पढ़ना स्टार्ट कर देते हो सर,
कितना आपका मैथ्स पे होल्ड हो जाएगा, कितना आपका रीजनिंग पे होल्ड हो जाएगा। फिर चाहे वो एग्जाम एक साथ आ जाए नोटिफिकेशन, चाहे वो अलग अलग आए, क्योंकि पेपर तो एक दिन में होने नहीं है कि सेम डे एमटीएस है शाम को मुझे सीजल देना, ऐसा तो होगा नहीं, एक एक करके ही होंगे। जब एक एक करके ही होंगे, और रीजनिंग अगर कोई बच्चा मुझसे ये कहता है कि मैंने सीजीएल की कर ली, अब सीएचएसएल के लिए क्या होगा, मैं कहता हूं लिख के दे रहा हूं, अगर सीजीएल की रीजनिंग कर ली सीएचएसएल हो जाएगा, मैथ कर लिया सीजीएल का हो जाएगा सीएचएसएल। बट डिपेंड ही करता है ना कि मैं बॉटम को चुन रहा हूं कि मैं टॉप को चुन रहा हूं। और टॉप पे आप सीजीएल की अगर हम तैयारी करते हैं 100% तो हमारे एसएससी तो पूरा कवर है, पूरा एग्जाम एक आध टॉपिक इधर उधर ट्विस्ट जो होता है वो आप पढ़ सकते हो, उतना तो टाइम होता है ना सबके पास कि भाई 2 महीने भी मिल रहे हैं नोटिफिकेशन के बाद, तो इतना टाइम तो अगर 1-2 टॉपिक मेरे किसी एग्जाम में ज्यादा आ रहे हैं तो पढ़ लूंगा। लेकिन फिर आपको वो सारे नहीं पढ़ने। तो बस मेरा ये सजेशन रहेगा कि कोशिश करो एग्जाम छोड़ के सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर दो। जितना ज्यादा अपने विषय को स्ट्रॉन्ग कर लोगे, आपने सुना भी होगा जब किसी बच्चे का एक एग्जाम निकलता है 2-3 निकल जाते हैं और वो चुनता है कि कौन से वाले को पकड़ूं। बैंक में तो खास करके ऐसा होता है, बैंक में कभी कोई बच्चा एसबीआई पीओ की तैयारी नहीं करता, बैंक की तैयारी करता है। फिर चाहे पीओ का एग्जाम आ जाए, चाहे क्लर्क का एग्जाम आ जाए, चाहे आईबीपीएस का एग्जाम आ जाए, चाहे आरबी, वो कभी उसको आपने नहीं देखा होगा कि मैं एसबीआई पीओ ही दे रहा हूं, आईबीपीएस पीओ नहीं दूंगा, उसकी तैयारी अलग करूंगा। अलग नहीं कर रहा है वो अपने विषय पढ़ रहा है कि मेरा मैथ का ये सिलेबस है, पढ़ लेता हूँ, रीजनिंग का सिलेबस है, पढ़ लेता हूँ, पजल लगानी है लगाता हूँ, वो वही कर रहा है। वही एसएससी में करना पड़ेगा आपको, पता है एसएससी का ये सिलेबस है, फॉलो कर दो, एसएससी का सिलेबस फॉलो कर दो। फिर चाहे सीजीएल आएगा, सीएचएसएल आएगा, सीपीओ आएगा, एमटीएस आएगा, जीडी आएगा, स्टेनो आएगा, कोई आएगा, सब हो जाएगा। बस एक बार बस वो 6 महीने लगातार लग के सिलेबस कवर कर लो, प्रॉपर नोट्स बना लो, लिख लिख के पढ़ लो, पीडीएफ का पीछा छोड़ दो। तो सर थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर एक नया चैनल है तो प्लीज सर सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए अपने बच्चों को। बिल्कुल भाई, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे हम ऐसे ही आपके प्रश्नों के साथ मिलते रहेंगे, है ना। और आप सबके जो भी डाउट्स हो वो भी आप कमेंट में डाल सकते हो, कुछ और भी है तो उस पर भी मैं चाहूंगा सर जल्दी से क्वेश्चन में या किसी और के थ्रू लेकर आप तक पहुंच पाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एवरीवन।